कि एक बार आप जो रिसर्च करनी है आप कर लीजिए, उसके बाद आपको जो सूट करता है एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको मत बदलिए। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, जो आपकी स्टडीज़ को अफेक्ट करेंगी। उनके लिए ऑलरेडी आपको एक अरेंजमेंट करना है, आपको उसके लिए समय निकालना है, बट उसके अलावा आप अपना बेस्ट दीजिए। जिस टाइम आप पढ़ सकते हैं उसमें आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। देखिए, शुरू के 7-8 महीने तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस सब चीज़ें साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि वो 7-8 महीने होंगे आप जब सिलेबस को समझेंगे, आप यूपीएससी की डिमांड को समझेंगे, आप थोड़ी चीज़ें याद करेंगे। लक्ष्मीकांत जैसी किताब है जिसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम की आपके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एनवायरनमेंट के लिए नोट्स ना बनाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन किताबों को भी नोट्स बनाते हैं, वो उनकी पर्सनल स्ट्रेटजी है। आप मुझसे मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही कहूँगा, इन बेसिक किताबों के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ हैं राघवेंद्र शर्मा सर, जिनका 340 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। ये सर का सेकंड अटैम्प्ट था। इसके पहले सर ने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे। तो आज सर की हम स्ट्रैटेजी जानते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहे, लास्ट ईयर उनको कहाँ कमियां नज़र आई जिससे उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आप पे जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है। मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई एक छोटे से प्राइवेट स्कूल से की और 9वीं से 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, दिल्ली गवर्नमेंट की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2019 में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। पहले अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया बट फाइनल लिस्ट में नहीं था। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और इसमें मुझे 340वीं रैंक प्राप्त हुई है। ओके, सो एक्चुअल में प्रिपरेशन कहा जाए तो कैसे स्टार्ट किया, कैसे मतलब स्टार्टिंग में जब आते हैं तो पता नहीं होता है कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, कोचिंग लेनी नहीं लेनी। तो ये चीज़ मैंने कॉलेज के दौरान काफ़ी की थी। तो कॉलेज के दौरान मैं काफ़ी टॉपर्स वीडियोस देखता था। असल में तैयारी तो मैंने कॉलेज के बाद ही की, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद की। बट उससे पहले मैं काफ़ी टॉपर्स वीडियोस देख करके ये समझता था कि कैसे करते हैं, यूपीएससी की डिमांड क्या है और आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखी थी मैंने। बुक लिस्ट भी तैयार की थी, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि वो बुक लिस्ट काफ़ी बड़ी थी। जब मैंने तैयारी शुरू नहीं की थी तो काफ़ी एक ब्रॉड बुक लिस्ट बना ली थी, लेकिन जब तैयारी शुरू की, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने शुरू किए, यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से देखा, तो रियलाइज़ हुआ कि उससे कम में हो जाएगा। तो मेरी बुक लिस्ट जो फाइनल मैंने की वो स्टार्टिंग से जो बनाई थी उससे काफ़ी कम ही थी। ओके, सो नॉर्मली जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो रिसर्च वगैरह करते हैं कि कब से करें, क्या करें, नहीं आर.एन.डी कह सकते हैं इसको कि यूपीएससी के लिए आर.एन.डी करते हैं। तो उसमें कितना टाइम दिया आपने? आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जो कि हर संडे को सुबह 11 बजे से होता है, जिसमें कि अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। और एक क्वेश्चंस का पैटर्न सेम जो प्रीलिम्स यूपीएससी का होता है उसी फॉर्मेट होता है। सो अल्टीमेट गाइस, आप अपने 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि 2021 का जो रिजल्ट आया था यूपीएससी सीएससी का, उसमें 23 जो टॉपर्स थे वो रेगुलर फॉलोअर्स थे कॉम्बैट के। साथ ही गाइस अगर मैं आपको बताऊं इनके रैंक के बारे में, इनके जो टॉपर्स रहे कुछ टॉपर्स के, तो 29 रैंकर्स रहे रेगुलर फॉलोअर्स, 51, 107, 321 और 438, जो आप सभी जानते होंगे दिव्या तनवार मैम भी रेगुलर फॉलोअर्स रहे हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप करोड़ों प्राइज़ तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। अभी जो कॉम्बैट होने वाला है वो 4 सितंबर को होने वाला है, अगला संडे जो आने वाला है 11 बजे से, जिसमें कि आप 4 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हो। साथ ही मैं इनके फीचर्स के बारे में अगर आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चंस है वो टॉप एजुकेटर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। साथ ही इनको इन डेप्थ वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा। साथ ही जो 30% क्वेश्चंस थे 2022 के जो प्रीलिम्स के, वो कॉम्बैट से आए थे, सिमिलर थे क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये कॉम्बैट काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। और साथ में आपको बता दूं इसमें 4 करोड़ तक के स्कॉलरशिप के बारे में, 1 से 50 रैंकर्स को मिलेगा 50% स्कॉलरशिप। साथ ही 51 से 250 रैंकर्स जो होंगे 250 तक, उनको मिलेगा 30% स्कॉलरशिप। साथ में 250 के बाद जो 500 तक आते हैं उनको मिलेगा 25% तक का स्कॉलरशिप। सो गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला जो क्विज़ है या फिर कॉम्बैट है वो सुबह 11 बजे संडे को होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, बिल्कुल फ्री है। फ्री में इनरोल होने के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंटो ज़रूर यूज़ करें।
जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के दौरान ही ये सब किया। एक मैं टॉपर्स वीडियोस देखता था काफ़ी सारी और ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक दो टॉपर्स की भी वीडियोस देखें जो मुझे लगता है आपको बैकग्राउंड्स हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर्स ने जो बुक लिस्ट फॉलो की, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंजीनियर हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो कुछ एक कम या ज़्यादा चीज़ें होंगी आपकी प्रिपरेशन में, तो आप किसी इंजीनियर का देखें। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो सिमिलरली वैसे देखिए। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आप वर्किंग एस्पिरेंट की स्ट्रेटजी देखिए, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। फिर मैंने जब एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट की अपने ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद से और आज तक पिछले 3 सालों में मैंने मैक्सिमम 2 से 3 टॉपर्स वीडियोस देखी होंगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप जो रिसर्च करनी है आप कर लीजिए, उसके बाद आपको जो सूट करता है एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको मत बदलिए। आप हर महीने हर हफ्ते टॉपर्स वीडियोस देख करके और नई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो आप एक रिसर्च स्टार्टिंग में कर लीजिए, उसके बाद आप जब अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो उसको स्टिक कीजिए लास्ट तक। यस सर, यूपीएससी एक काफ़ी अनसर्टेन एग्ज़ाम माना जाता है। जैसे सर आपने स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन, तो उस टाइम ने सोचा अगर यूपीएससी नहीं होता है, हालांकि आप बहुत लगी है या फिर आपकी जो मेहनत है वो सही टाइम पे रंग लाई, और क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में हो जाते हैं वो काफ़ी लकी पर्सन माने जाते हैं, या फिर उनकी मेहनत सही पोटेंशियल के साथ सही टाइम पे लग जाती है। सो सर बताइए, आपने ऐसा सोचा था? देखिए, मैं बिल्कुल मानूंगा कि लक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझसे कई सारे ब्रिलियंट लोग जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की वो शायद लिस्ट में नहीं पहुंच पाए क्योंकि लक ने उनका साथ नहीं दिया। तो लक का फैक्टर डेफिनेटली होता है, पर मुझे लगता है कि आप जितनी हार्डवर्क करते हैं, जितना हार्डवर्क करते हैं, उससे आप लक का जो फैक्टर है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि लक का फैक्टर मुझे तब लगने लगा कि थोड़ा कम होता है जब मैंने देखा कि कई सारे मेरे जान पहचान में लोग हैं जो 2-2, 3-3 बार लगातार फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं, अपना रैंक इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। हाँ, लक डेफिनेटली नीडेड होता है, और लक अगर एकदम ख़राब हो गया, जैसा मेरा पिछली बार हुआ, मैं 2 मार्क्स से बाहर हो गया, तो जब लक बहुत ख़राब होगा तो दिक्कत होगी। अदरवाइज़ आप बहुत सारी मेहनत करके आप लक का फैक्टर जो है इसको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। राइट। सो प्रिपरेशन के दौरान जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो कहते हैं कि प्रीलिम्स की मेंस की साथ में करें, अलग अलग करें, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया? देखिए, शुरू के 7-8 महीने तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस सब चीज़ें साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि वो 7-8 महीने होंगे आप जब सिलेबस को समझेंगे, आप यूपीएससी की डिमांड को समझेंगे, आप थोड़ी चीज़ें याद करेंगे, तो वो साथ में होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ तो अगर पार्लियामेंट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत है, तो उसको आप जब पढ़ेंगे तो आप उसको समझेंगे कि ठीक है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, इनके क्या रोल्स होते हैं और क्या इनका दायित्व होता है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये कैसे अपॉइंट होते हैं और कैसे इनको मतलब रिज़ाइन देना चाहें या टर्मिनेट होते हैं तो कैसे होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझते हैं। यही चीज़ें आपको प्रीलिम्स में भी काम आती हैं और यही मेंस में भी काम आती हैं। तो जो 7-8 महीने आपके शुरुआत के होंगे वो आप सिलेबस को अच्छे से समझेंगे, यूपीएससी की डिमांड को अच्छे से समझेंगे, उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो डाइवर्जन है वो नहीं करेंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। पर उसके बाद मुझे लगता है आप थोड़ा सा आंसर राइटिंग कीजिए जो मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा, आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएगा। तो 7-8 महीने अच्छे से समझने के बाद इसके दौरान भी आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर आपको डिवाइड करना है कि ठीक है, मैं 1 महीने जो 9वां महीना अगर मैं कहूँ, 9वां महीना में मेंस की आंसर राइटिंग करूँगा अच्छे से, थोड़ी ऑप्शनल की भी और थोड़ी सी जीएस की भी। उसके बाद जो आखिरी के 3 महीने हैं वो उनको प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट करूँगा। उसमें मैं क्या करूँगा कि जो बेसिक सिलेबस है, आप जब प्रीलिम्स के हिसाब से रिवाइज करेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करेंगे, तो वो रिवीजन काफ़ी अलग होगा एज कम्पेयर टू जब आप मेंस के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करेंगे। जब आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करें तो आपको ज़्यादा एनालिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट्स देखेंगे, आप स्टैट्स देखेंगे वगैरह। अदरवाइज आप जब मेंस के लिए कर रहे हैं तो आप उसको अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो जब आपका 9 से 12वां महीना है, बेसिकली आप जून में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और अगले जून में प्रीलिम्स होता है। तो पहले 9 महीने में आपने अच्छे से समझा, थोड़ी आंसर राइटिंग की, थोड़ी एमसीक्यूज़ की। बाकी के 3 महीने आप अच्छे से प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी कीजिए, उसमें आप सब प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें कीजिए। राइट। सो सर आपको क्या लगता है, नॉर्मली जब यूपीएससी की जर्नी में स्टूडेंट आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम 1 साल में तैयारी कर लेंगे, 2 साल में हो जाएगी, तो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस कितने टाइम में ख़त्म कर सकता है अगर एक स्टूडेंट रेगुलर पढ़ता है, ठीक ठाक घंटे डेली पढ़ता है, तो साल में या फिर 18 महीने या 2 साल? मुझे लगता है 10 से 12 महीने
बहुत आइडियल टाइम है। Right. तो इससे ज़्यादा टाइम मत लेकर के चलिए, क्योंकि फिर आप गलत कर रहे हैं। मैंने अपने साथ में कई लोगों को देखा है जो 1 साल कोचिंग लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब अगले साल मैं अच्छे से तैयारी करूँगा, उसके बाद अटेम्प्ट दूंगा। तो मुझे लगता है इतने में आप बर्नआउट हो जाते हैं। Right. आप लगातार 2 साल तैयारी कर रहे हैं बिना अटेम्प्ट दिए, तो आप बर्नआउट हो जाएंगे, आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और वो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अफेक्ट करेगा। तो 1 साल की अच्छे से स्ट्रेटजी लेकर के चलिए, और जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 7-8 महीने अच्छे से सब समझिए, प्रीलिम्स, मेंस, इवन इंटरव्यू, सब चीज़ें समझिए क्या होता है, कैसे होता है, सिलेबस पे अच्छी पकड़ कीजिए। उसके बाद 1 महीने मेंस को दीजिए, उसमें आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कीजिए, साथ में प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए, और लास्ट के 3 महीने आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से दीजिए। तो ये मुझे लगता है एक आइडियल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और 1 साल की तैयारी में आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो कब से लगाना स्टार्ट करना चाहिए? मान के चलो अभी कोई स्टूडेंट तैयारी करता है 2023 के लिए, तो उसे कब से टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए? आप स्टार्टिंग के 4-5 महीने जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं अच्छे से, आप अगर कोचिंग लेते हैं तो इतना टाइम कोचिंग में भी नॉर्मली लग जाता है सिलेबस कंप्लीट करने में, स्टार्टिंग के 6 महीने, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। तो आप इस दौरान अच्छे से सिलेबस अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। मैं क्या करता था कि मैं जो कई सारे हैं जैसे इनसाइट्स हो गया, सिविल्स डेली हो गए, ये रोज़ MCQs डालते हैं, तो उसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैं वो 5-10 क्वेश्चंस रोज़ करता था। अगर आप 10 क्वेश्चंस भी रोज़ करें तो महीने के 300 MCQs आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप शुरू से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप बस टिक कीजिए गलत हो रहा है क्या हो रहा है, सोल्यूशन पढ़िए और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जब आप बेसिकली आप चलना सीखते हैं तो आपको नहीं मालूम कैसे चलना है, क्या करना है, आप बस खड़े होते हैं और फिर आप गिरते रहते धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आप मत ये सोचिए कि मैं गिर पड़ूंगा, आप स्टार्टिंग में मत सोचिए कि मेरे कम नंबर आएंगे, बस आप दे दीजिए। स्टार्टिंग में जो 3-4 महीने हैं आप MCQs हमें फ़न के लिए दे दीजिए। उसके बाद जब 6 महीने बाद आप देंगे तो आप एक तो MCQ सॉल्व करने का ढंग आ चुका होगा और आपको जो आपकी सिलेबस है उस पर अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। तो 7-8 महीने के बाद प्रॉपर फुल लेंथ या सेक्शनल टेस्ट मुझे लगता है आपको लगाना चाहिए। ओके, सो अराउंड कितने घंटे आप डेली पढ़ते हैं सर? ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे तो मिनिमम आउटपुट निकलता है, और 8 घंटे का आउटपुट निकालने के लिए आपको 9 से 10 घंटे बैठने पड़ते हैं। तो मैं अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, 7 से 2 पहला पार्ट और 5 से 10 या 5 से 11 सेकंड पार्ट। इन दोनों में मैं करीब 5-5 घंटे बैठने की कोशिश करता था, और कोशिश करता था कि उसमें 4-4 घंटे का आउटपुट निकले, तो करीब 8 घंटे जो एक इफेक्टिव स्टडी है वो हो पाए। ओके, सो जो नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाने के बाद दैन रिवीजन करते हैं तो वो कैसे रहता है? देखिए, मतलब नोट्स तो काफ़ी चीज़ों के लिए हो गया, आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक या मेन स्पेसिफिक या ऑप्शनल के लिए नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स मुझे लगता है आप तभी बनाइए जब आपको ऐसा लगे कि बेसिक जो आप सोर्स पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो यूज़फुल नहीं है। अदरवाइज जैसे लक्ष्मीकांत जैसी किताब है जिसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम की आपके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एनवायरनमेंट के लिए नोट्स ना बनाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन किताबों को भी नोट्स बनाते हैं, वो उनकी पर्सनल स्ट्रेटजी है। आप मुझसे मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही कहूँगा इन बेसिक किताबों के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको हाईलाइट कर लें, वहीं पर आप थोड़े से पेन से लिख लें कहीं पर आपको ज़रूरत पड़े तो। ऑन दी अदर हैंड जो ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपके खुद के नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके खुद के नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो इनकी बेसिक किताबें होते हैं, बेसिक सोर्सेज होते हैं, काफ़ी बल्कि होते हैं, और जब आप मल्टीपल रिविजन्स करना चाहें तो उन सोर्सेज से नहीं हो सकता है। तो इन सब्जेक्ट्स, इन सोर्सेज के लिए ज़रूर अपने नोट्स बनाएं, उनको जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकें वो रखिए। मल्टीपल रिविजन्स के साथ, हर रिविजन के साथ आपके नोट्स भी रिफाइन होने चाहिए, और उसके बाद जो फाइनल नोट्स बने उनको आप जितनी बार हो सके रिवाइज़ कीजिए। मैंने अपने मेंस के दौरान जो गैप मिलता है, मीन्स के दौरान जो जीएस और ऑप्शनल पेपर के बीच में आपको 5 दिन का गैप मिलता है, मैंने दोनों अटेम्प्ट में उसमें अपने जो ऑप्शनल के चारों पेपर हैं, आई मीन पेपर 1A, 1B, 2A, 2B, उनको मैंने 2-2 बार रिवाइज़ किया था। तो आपके नोट्स इतने इफेक्टिव, इतने कंसाइज बन जाने चाहिए कि आप उन 5 दिनों में उनको 2 बार रिवाइज़ कर सकें। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो जैसे कि किताबें हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, 400, 500, 600 पेज की, तो उनको क्या सारी किताबों को बार बार पढ़ते हैं या फिर एक बार पूरा रीडिंग? कोई भी किताब मुझे लगता है कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगर मैं एग्जांपल दूँ लक्ष्मीकांत की, तो लक्ष्मीकांत में अगर 50-60 चैप्टर्स हैं तो उसमें 25 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी 5 से 7 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, जो बहुत कंटेंट हैवी होते हैं, जिसमें आपको मैं बार बार भूलता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो पार्लियामेंट जैसे चैप्टर, मैं इसको बार बार भूल जाता हूँ। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैसे ये अपॉइंट होते हैं, कैसे रिज़ाइन देते हैं, इन चीज़ों को मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या भूल रहे हैं,
और यूपीएससी स्पेसिफिक भी देखिए, आप अगर देखेंगे तो यूपीएससी अक्सर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ रहा है, डीपीएसपी से वो हर साल कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक प्रॉपर एनालिसिस करना है। हर किताब में से क्या पोर्शन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। हर किताब में से कौन सा पोर्शन आप बार बार भूल रहे हैं वो आपको समझना है। तो इसलिए ये आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस किताब को कैसे रिवाइज करना है। कोई भी किताब कवर टू कवर कभी रिवाइज नहीं करनी चाहिए। ओके, सो जैसे कि आपने बताया आप स्लॉट बनाते थे, तो स्लॉट बनाते टाइम जैसे किसी किसी दिन नहीं पढ़ाई हो पाती है, फिर सिटिंग पोजीशन नहीं बनती है सही से, तो उस टाइम क्या करते? उस टाइम मैं कोशिश ये करता था कि मैं नीचे वॉक कराऊँ, या मैं दोस्तों से बात कर लूँ, या मैं यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत देखता हूँ तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख लूँ। मैं यही सब कोशिश करता था। तो इसके मतलब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता था, कोई भी और एंगेजिंग चीज़ नहीं करता था जिससे मेरी आगे की पढ़ाई हैम्पर हो। तो बस जो गैप आ रहा है, जब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो उस दौरान मैं ऐसी चीज़ें जो छोटी मोटी हैं इनको कर करके थोड़ा अपना दिमाग डाइवर्ट करता था। ओके, सो जो करंट अफेयर्स है वो कैसे कवर किया सर आपने? करंट अफेयर्स के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें की थी। मैंने करंट अफेयर्स मैगजीन्स तो पढ़ता ही था, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता था, और मैं जब अपने कोचिंग के लिए जाता था, अप डाउन करता था, तो मैं उस दौरान जो डेली करंट अफेयर्स निकालते हैं इनसाइट्स और सिविल्स डेली वगैरह, मैं वो उनके रोज़ के करंट अफेयर्स पढ़ता था। तो मुझे लगता है मैंने और करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो वो सिर्फ करंट नहीं होते हैं, वो स्टैटिक भी होता है। अब डिफेक्शन पे कोई चीज़ आ रही है, 10th शेड्यूल पे कोई चीज़ आ रही है, तो वो स्टैटिक भी है, करंट भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत पढ़ता था। तो मुझे लगता है इससे वाइड रीडिंग हुई और उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। ओके, सो सेल्फ स्टडी की आपने या फिर कोचिंग वगैरह ली? मैंने जीएस के लिए सेल्फ स्टडी की थी, और ऑप्शनल जो मेरा पीएसआई है उसके लिए कोचिंग ली थी। ओके, सो लास्ट ईयर आपको क्या नज़र आया कि कहाँ पे आपकी कमियां रह रही थी, कौन से एरिया में मार्क्स कम आए, और इस बार कितने मार्क्स आए सर? पिछली बार मेरा एक तो मेरा GS1 थोड़ा वीक रहा, मेरे 83 मार्क्स थे सिर्फ पिछली बार, बट इस बार GS1 में मेरे 25 मार्क्स इंप्रूव हुए, तो मेरे इस बार 108 मार्क्स थे। तो GS1 पे मैंने थोड़ा काम किया कि मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ देखी कि ये लोग कैसे लिख रहे हैं। मेरे जान पहचान वाले में ही जो पिछली बार GS1 में अच्छे मार्क्स लाए थे, उनसे मैंने पूछा कि अच्छा तुमने कैसे तैयारी की। तो ये गैप्स मैंने थोड़े फिल किए। सिमिलरली अगर मैं कहूँ तो बाकी GS सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं थोड़ा आंसर राइटिंग में गैप्स थे। मैंने एथिक्स में मैंने नोट किया कि मेरे 97-98 मार्क्स थे, जो ठीक थे पिछले साल के हिसाब से, बट उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती थी, और मेरे 10 मार्क्स इंप्रूव भी हुए। तो मैंने उसमें क्या किया कि एथिक्स में जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि आप मार्क्स लाने हैं तो आपको एथिकल कीवर्ड्स जो हैं, एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, कोड्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो मैंने वो चीज़ें इस बार लाने की कोशिश की। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें आइडेंटिफाई की कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, और फिर उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उस पर मैंने काम किया। ओके, सो लास्ट में जो नए न्यू एस्पिरेंट है, फ्यूचर एस्पिरेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही होगा कि आप पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और आपको मालूम होता है आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं। तो आप दूसरों को एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि यार इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, उस वजह से पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं वो गिल्ट रहता है कि मैं यहाँ पढ़ सकता था, मैंने पढ़ाई नहीं की। आप रोज़ 7-8 घंटे पढ़ाई कीजिए। कुछ दिन ख़राब होंगे, नो डाउट, कुछ दिन 2-3 घंटे पढ़ाई होगी, लेकिन ब्रेक मत आने दीजिए। मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि ब्रेक मत आने दीजिए। टाइम आप पढ़ सकते हैं, उसमें आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसोर्सेज को मत मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। जो बेसिक चीज़ें आपको टॉपर्स बताते रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, रिविजन्स मल्टीपल करो, ये चीज़ें ही करिए। इतनों से ही सब क्रैक कर रहे हैं, आप भी कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। जय हिंद।